पुरानी कहावत है कि बुद्धि और व्यवहारिकता एक दूसरे के विरोधी है। ये हजारों साल पुरानी है। एक पुराना ग्रीक मजाक कहता है कि एक फिलोसोफर वह होता है जो तारों को देखते हुए कुएं में गिर जाता है। ये शायद कुछ ऐसा वर्णन करता है जो हमने सभी ने देखा है, लेकिन कई क्लीशे की तरह यह हमेशा सही नहीं होता। इसका जीवित प्रमाण है नेवल रविकंट। एक इन्वेस्टर और बिजनेसमैन के रूप में उनकी उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि उन्हें रेवेन्यू जनरेट करने के वास्तविक पहलुओं की समझ है। हालांकि वे एक फिलोसोफर भी हैं जो खुशहाल जीवन की कुंजी सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वीडियो में हम उनकी इनसाइट्स को देखेंगे और दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, पैसा और खुशी। यह वीडियो आपको सिखाएगा क्यों अमीर लोग ईर्ष्या महसूस नहीं कर सकते, स्वतंत्र बनने के लिए पैसे खर्च करने का सबसे अच्छा तरीका, और क्यों संतुष्ट मन शांत होता है। लेसन 1, इन केस यू आर नॉट श्योर अबाउट अ चॉइस, द रिस्पॉन्स इज नेगेटिव। हमारी दुनिया में 7 अरब लोग हैं। इंटरनेट की वजह से अब धरती पर कहीं भी किसी से भी मिलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। यह संभावित लवर्स, फ्रेंड्स और बिजनेस एसोसिएट्स की एक बड़ी संख्या है। डिजिटल युग में काम भी बदल गया है। आज के समय में लगभग किसी के लिए भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ हजारों जॉब्स उपलब्ध हैं। संक्षेप में, आज की कल्चर में ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसका मतलब है कि आप किससे शादी करें, कहां रहें और किस प्रकार का करियर चुनें जैसे सवालों के अनगिनत जवाब हैं। तो आप वास्तव में इन डिसीजंस को कैसे लें? खैर, यह मदद करता है अगर आप अपने बड़े डिसीजंस सही कॉन्सेप्ट्स पर आधारित करते हैं। इसका मेन लेसन यह है कि आपको हमेशा उन डिसीजंस को ना कहना चाहिए जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। मानव मस्तिष्क को ढेर सारे ऑप्शंस वाले एनवायरनमेंट में काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसे एवोल्यूशन के खाते में डालें। हमारे एंसेस्टर्स छोटे ग्रुप्स में विकसित हुए। उनके जीवन में कमी हावी थी। उदाहरण के लिए, साथी ढूंढना रोमांस या नैतिक कंपैटिबिलिटी के बारे में नहीं था, यह अवेलेबिलिटी के बारे में था। काम की भी जरूरत थी। अपने और अपने परिवार के लिए अगले दिन के लिए पर्याप्त भोजन ढूंढना आपकी जिम्मेदारी थी। आधुनिक एनवायरनमेंट में यह एवोल्यूशनरी हेरिटेज एक चैलेंज पेश करती है। महत्वपूर्ण डिसीजंस पर बहुत लंबे समय तक अटके रहना आसान है। एक रिलेशनशिप स्थापित करना आपको कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बाध्य कर सकता है। एक विशेष जॉब लेने और एक नए शहर में स्थानांतरित होने का डिसीजन आपके पूरे करियर को बदल सकता है। अगर आप गलत डिसीजंस लेते हैं तो काफी समय बर्बाद हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, आपको इस प्रकार के डिसीजंस केयरफुली लेने की जरूरत है क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। इसलिए एक बेसिक ह्यूरिस्टिक या एक रूल लागू करना लाभकारी है जो प्रॉब्लम को सुलझाने में मदद करता है। इस ह्यूरिस्टिक के अनुसार यदि आप अनश्योर हैं तो उत्तर हमेशा ना है। स्वाभाविक रूप से आप कभी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो सकते कि, उदाहरण के लिए, शादी करने का डिसीजन लेना या एक विशेष घर खरीदना सही डिसीजन है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि फ्यूचर क्या रखता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने डाउट्स पर विश्वास करें। यदि आप खुद को जटिल चेक्स और बैलेंसेस बनाते हुए पाते हैं या प्रोज और कॉन्स कॉलम्स के साथ स्प्रेडशीट को घूरते हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि उत्तर ना है। हालांकि यह एक सिंपल रूल है, यह काफी अच्छा काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको वर्षों की सफरिंग और रिग्रेट से बचा सकता है। लेसन 2, अ पॉजिटिव रेप्यूटेशन इज अ प्राइसलेस एसेट। मान लीजिए आप $10,000 को 10% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हैं। बेसिक इंटरेस्ट सिंपल होता है। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टेड रखते हैं तो आप सालाना $1,000 कमा लेंगे। एक ऑप्शन कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। इसका मतलब होता है कि अर्न्ड इंटरेस्ट को इनिशियल अमाउंट के समान रेट पर री इन्वेस्ट करना। $10,000 का 10% $1,000 है। $1,000 का 10% $100 है। 2 साल में आपके पास $12,000 के बजाय $12,100 होंगे। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पैसे को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है, यह बहुत तेजी से बढ़ता है। 30 साल में 10% पर कंपाउंड होने वाले $10,000 $174,494 हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिंपल इंटरेस्ट से आपको $40,000 मिलते हैं। कंपाउंडिंग की कुंजी लॉन्ग व्यू लेना है। आप इस लेसन का यूज रिलेशनशिप्स में भी कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि एक पॉजिटिव रेप्यूटेशन एक अनमोल एसेट है। कंपाउंडिंग सिर्फ कैपिटल पर लागू नहीं होता,
कुछ सबसे पावरफुल इंडिविजुअल्स को देखें, जैसे इन्वेस्टर्स जो अपने कस्टमर्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स को मैनेज करते हैं, या सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस के सीईओज। वे इन रोल्स में क्यों हैं? हालांकि वे गिफ्टेड और डिलिजेंट हो सकते हैं, यह नहीं बताता कि कई अन्य इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स इन पोजीशंस को होल्ड क्यों नहीं करते। सच यह है कि उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। उन्हें एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन के लिए ट्रस्ट किया जाता है। उनके एफर्ट्स और उन्होंने जो रिलेशनशिप्स बनाई हैं, उनका पे ऑफ हुआ है। उन्होंने अपने जॉब में सालों से अपनी इंटेग्रिटी और परसिवियरेंस को साबित किया है। एक रेप्यूटेशन को उस कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में सोचा जा सकता है जो आपके वैल्यूज को डिफाइन करने के सस्टेन्ड एफर्ट का रिजल्ट होता है। सोचें कि यह पर्सनल लेवल पर कैसे काम करता है। अगर आपके पास किसी के साथ प्रोडक्टिव वर्किंग कनेक्शन 5 या 10 साल के लिए हो, तो आप उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं। यह लिविंग को फैसिलिटेट करता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कैरेक्टराइज करने वाले सभी एग्रीमेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट इस एश्योरेंस को देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप अपनी रेप्यूटेशन से सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं, तो आपको यह ध्यान से सोचना होगा कि आप इसे कैसे कल्टीवेट करते हैं। याद रखें कि आप कई सालों में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं, इसलिए अगर आपको लगे कि आपका इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर रहा है, तो जल्दी मूव ऑन करना क्रिटिकल है। उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और महसूस करते हैं कि आप कभी उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे, तो उस क्लास को छोड़ देना चाहिए। यह टाइम और एनर्जी की बर्बादी है, और इसका मतलब यह है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अवसरों को मिस कर रहे हैं जो वास्तव में वर्थवाइल हैं। लेसन 3, wealth, if you secretly hate it, will elude you. Money involves psychology in addition to capital, markets and investments. Jealousy को कंसिडर करें। जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और उनकी अचीवमेंट से ईर्ष्या महसूस करते हैं, तो रिलेटिव एटीट्यूड सेट हो जाता है। यह केवल सफरिंग की ओर ले जाएगा। यह पैसे कमाने में भी बाधा डालता है। अगर आप फाइनेंशियली सफल होना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत होगी जो आपसे ज्यादा सफल है। इंसान को अपने आसपास के लोगों के ट्रू ओपिनियंस का सेंस होता है। ईर्ष्या या रिजेंटमेंट स्पष्ट इमोशंस है। यह वह आधार नहीं है जिस पर आप उन रिलेशनशिप्स को स्थापित कर सकते हैं जो प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाती है। मुख्य सबक यह है कि अगर आप सीक्रेटली वेल्थ को नापसंद करते हैं, तो यह आपसे दूर रहेगी। हम सभी 2 सोशल गेम्स में एंगेज होते हैं। पहला मनी गेम है। हालांकि पैसा आपको खुश नहीं कर सकता या आपकी सभी चिंताओं को हल नहीं कर सकता, यह आपकी फाइनेंशियल इश्यूज में मदद कर सकता है। केवल यही कारण इस गेम को खेलने लायक बनाता है। कई लोग यह भी मानते हैं कि वे पैसे कमाने में असमर्थ हैं। वे इस साइकोलॉजिकल बैरियर के बजाय वेल्थ प्रोडक्शन को हिट करते हैं। वे कहते हैं कि पैसा बुरा है और हमें इसे परस्यू नहीं करना चाहिए। दूसरे प्रकार के गेम में, स्टेटस गेम, यह एक रेगुलर मूव है। लोग पैसे को रिजेक्ट करके दूसरों की नजर में बेहतर स्टैंडिंग का दावा कर सकते हैं, यह कहते हुए कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है और न ही वे इसे चाहते हैं। स्टेटस गेम उतना ही पुराना है जितना लोग हैं, और इसका आधार रिलेटिव मेंटालिटी है। इसका गोल इंडिविजुअल्स को कंपैरिजंस के आधार पर रैंक करना है, यानी यह निर्धारित करना कि कौन सबसे अच्छा है, दूसरा सबसे अच्छा है और इसी तरह। इसलिए यह एक जीरो सम गेम है। किसी के जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। केवल जब नंबर 1 वह पोजीशन छोड़ता है, तभी नंबर 2 हायरार्की में ऊपर जा सकता है। इस गेम के फायदे हैं। राजनीतिक क्षेत्र को कंसिडर करें। अगर हम इसे नहीं खेलते तो हम यह तय नहीं कर सकते थे कि कौन कमांड में है, लेकिन इसके कोर में यह केवल एक नेसेसरी इविल है। इसलिए आपको इसे अपनी लाइफ में अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इसे बहुत अधिक सुनते हैं, तो आप एक कड़वा, क्रोधित और आक्रामक व्यक्ति बन जाएंगे जो केवल दूसरों को अंडरमाइन करना चाहता है। मनी गेम अलग है। यह पॉजिटिव सम है, जीरो सम नहीं। आप सफल हो सकते हैं बिना किसी और को असफल किए, या आप फॉर्च्यून कमा सकते हैं बिना किसी और को गरीबी में धकेले। इसी आधार पर प्रॉस्परस कमर्शियल कनेक्शंस बनती हैं। वे उन लोगों को यूनाइट करते हैं जो मानते हैं कि मनी गेम में वास्तव में एक विन विन सिचुएशन होती है। लेसन 4, अनलेस यू लव मनी फॉर इट्स ओन सेक, मनी माइट प्रोवाइड यू फ्रीडम। कई चीजें पैसे की पहुंच से बाहर हैं। शुरुआत के लिए यह आपको खुशी नहीं ला सकता। यह आपको सच्चा प्यार खोजने या आपके स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान खोजने में भी मदद नहीं करेगा। यह आपको फिट बनाने
या आंतरिक शांति पाने में भी मदद नहीं करता। आप इससे स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। पैसे से कई बाहरी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह उन बाधाओं को दूर करता है जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने से आपको रोक रही हैं। बुद्ध को कंसिडर करें, जिनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। पहले धन आया, बाद में वह जंगल में गए और अपने दिनों को अस्तित्व की प्रकृति पर चिंतन करने में बिताया, जो स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त हुई थी उसका उपयोग करते हुए। दूसरे शब्दों में, पैसा सिर्फ एक टूल है, इसका सच्चा मूल्य कहीं और पाया जाता है। इस सच्चाई को पहचानने में विफल रहने पर आप अपनी स्वतंत्रता खो सकते हैं। मुख्य सबक यह है कि जब तक आप पैसे को उसकी अपनी वजह से पसंद नहीं करते, यह आपको स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। यह हमेशा पैसा नहीं होता जो बुराई का कारण बनता है। यह वास्तव में न्यूट्रल है। आप इसका अच्छा या बुरा उपयोग कर सकते हैं। यह सब आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। कुछ के लिए धन संचय करना अंतिम लक्ष्य है। पैसे के लिए वे पैसे की इच्छा रखते हैं। गंभीर परिस्थितियों में यह केवल एक फाइनेंशियल डिजायर से अधिक कुछ नहीं है। यह वास्तव में आपके लिए बुरा है। इस अर्थ में नहीं कि यह आपको एक बुरा व्यक्ति बनाता है, बल्कि इस अर्थ में कि यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और भलाई के लिए हानिकारक है। इस संबंध में यह कई प्रकार की एडिक्शन के समान है। अगर आप पैसे से प्यार करते हैं तो कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होता। यह एक बॉटमलेस पिट है। आखिरकार डिजायर इरेशनल होती है, और जब आप एक निश्चित आकार तक पहुंच जाते हैं तो यह दूर नहीं जाती। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो पैसा आपके सभी विचारों को खा जाता है और आपके द्वारा लिए गए हर निर्णय को प्रभावित करता है। आपको वह पसंद नहीं आता जो आप बना रहे हैं, और आप डरते हैं कि आपने जो पहले से बनाया है उसे खो देंगे। अत्यधिक पैसे का मूल्य अनहैप्पीनेस और पैरानोया का एक विशियस साइकिल है जो पैसे के साथ आता है। यह मनी गेम के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। याद रखें कि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि केवल खेलने के लिए खेल रहे हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप किसी भी लाइफस्टाइल अपग्रेड्स को न करने का प्रयास करके इस ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ सकते हैं। जब आपकी एक्सपेंसेस न्यूनतम रखी जाती है तो आपका पैसा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरी ओर अपग्रेडिंग अक्सर नई समस्याओं की ओर ले जाता है, जिन्हें केवल उसी ट्रेडमिल पर तेजी से दौड़कर ही हल किया जा सकता है। लेसन 5, चूजिंग टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। खुशी का मतलब क्या है? एशियन धर्म जैसे ताओइज्म और बुद्धिज्म इस पुराने सवाल का जवाब देते हैं कि खुशी और दुख दोनों इंसान के जजमेंट के नतीजे हैं। हमारे विचारों से बाहर का यूनिवर्स या रियलिटी निष्पक्ष है। बिग बैंग से लेकर अब तक नेचर कॉज एंड इफेक्ट के नियमों से चल रही है। एक पेड़ के नजरिए से अच्छा या बुरा, सही या गलत कुछ नहीं होता। सारी जिंदगी बस साउंड, लाइट और वार्मथ जैसे सेंसेस का एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो कि बाउंडलेस एम्प्टीनेस के बीच में है। ताओइस्ट और बुद्धिस्ट कहते हैं कि अगर जजमेंट सिर्फ इंसान के दिमाग में है तो खुशी एक न्यूट्रल यूनिवर्स के लिए बस एक पॉसिबल रिस्पॉन्स है। दूसरे शब्दों में, हमारे पास खुश रहने का चॉइस है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी खुश रहने का चुनाव करना एक डिसीजन है। खुशी और अच्छे विचार और काम अक्सर कंफ्यूज किए जाते हैं। ताओइस्ट और बुद्धिस्ट का नजरिया अलग है। ताओ ते चिंग के बारे में सोचो। ये फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल काम, जिसे 6ठी सदी ईसा पूर्व में चीनी फिलोसोफर लाओजी ने लिखा था, ताओइस्ट और बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस पर बहुत इन्फ्लुएंस डालता है। इस थ्योरी के अनुसार हर पॉजिटिव सोच या जजमेंट के नीचे एक नेगेटिव आइडिया छुपा होता है। जैसे अगर आप कहते हैं कि आप खुश हैं तो इसका मतलब है कि आप एक समय में दुखी थे। किसी को अट्रैक्टिव कहने के लिए आपको किसी और को अगली समझना होगा। इसी तरह आज के खराब मौसम के बारे में नेगेटिव असेसमेंट कल अच्छे मौसम की पॉसिबिलिटी को जगाता है। इन ट्रेडिशंस के अनुसार संतोष का मतलब इन असेसमेंट्स का एब्सेंस है, जो कि डिजायर के एब्सेंस से जुड़ा है। आप जितने प्रेजेंट सिचुएशन से सैटिस्फाइड होंगे, आपकी डिजायर्स उतनी ही कम होंगी। इससे इनर पीस मिलती है। आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहने से खुश होता है, न पीछे जाता है न आगे। आप जितना प्रेजेंट में रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। यहां तक कि एक पॉजिटिव असेसमेंट जैसे ओह मैं खुश हूं भी इस पीस को तोड़ सकता है। अचानक आप फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे खुश रहना है। इससे एक डिजायर पैदा होती है, टेम्पररी चीज को परमानेंट बनाने की डिजायर। आपके विचार फिर से शुरू हो जाते हैं। आपने इस मोमेंट को पीछे छोड़ दिया है। मोमेंट में रहना एक हैप्पी चॉइस है।
इस तरह जीने के लिए मंक बनना जरूरी नहीं है। छोटे बच्चों के बारे में सोचो, ज्यादातर वो खुश दिखते हैं। क्यों? सिंपल, अपने विचारों में खो जाने के बजाय वो पूरी तरह से मोमेंट में प्रेजेंट होते हैं। एडल्ट्स के तौर पर हमें ये लेसन याद रखना चाहिए। लेसन 6, अ काम माइंड इज अ कंटेंटेड माइंड। संतोष कैसा दिखता है? 17वीं सदी के फ्रेंच फिलोसोफर ब्लेज पास्कल ने कहा कि यह उतना ही सिंपल है जितना एक क्वाइट कमरे में अकेले समय बिताना। उनके अनुसार हम ऐसा करने में स्ट्रगल करते हैं और इसलिए हमारी स्पीसीज को प्रॉब्लम्स होती है। बुद्धिस्ट भी ऐसा ही मानते हैं। 30 मिनट की स्टिलनेस ही डिलाइट है। ऐसा करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम अपनी डिजायर्स में बिजी रहते हैं। हमें लगता है कि खुशी बाहर की दुनिया में कहीं बाहर है। ऐसा तब होगा जब हमें अपना ट्रू लव मिलेगा, एक नई कार मिलेगी या हम ज्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन ये डिजायर्स असल में अग्रीमेंट्स हैं जो हमने खुद से किए हैं कि हम तब तक अनहैप्पी रहेंगे जब तक हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर लेते। हम ऐसी रिडिकुलस टर्म्स क्यों एक्सेप्ट करते हैं? ये मंकी माइंड की गलती है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक काम माइंड एक संतुष्ट माइंड होता है। बुद्ध ने कहा कि कॉन्शियस माइंड एक मंकी की तरह है जो ब्रांच से ब्रांच पर झूलता है और थॉट्स ब्रांचेस की तरह हैं। ये मंकी रेस्टलेसनेस दिखाता है। क्या मेरा पार्टनर डिवोर्स चाहता है? मैं ये कैंडी बार खा रहा हूं जबकि मैं वेट लूज करना चाहता था। क्या मैंने अपने ओल्ड एज के लिए इनफ पैसे सेव किए हैं? क्या मैंने अपने कोवर्कर को एनॉय किया? अब क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे प्रति डिसरिस्पेक्टफुल है। अगर मुझे रेज मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। शायद मुझे नई जॉब ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। मंकी माइंड एक ही दिन में हजारों ऐसे ब्रांचेस कवर करता है। कुछ थॉट्स वर्डिक्ट्स होते हैं, कुछ थॉट्स 10 या 20 साल पहले की इवेंट्स को रिप्ले करने वाली मूवीज होती है। कई इमेजिनेशंस फ्यूचर के उस टाइम के बारे में होती हैं जब हमारी हर विश पूरी हो चुकी होगी। इस मेंटल एक्टिविटी के फायदे भी हैं, जैसे ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने में हेल्प करती है। ये हैप्पीनेस के लिए बुरी है। जब मंकी ट्री टॉप से चिल्ला रहा होता है तब हम प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस नहीं कर पाते। हम नॉइज से डिसोरिएंट हो जाते हैं। हम टायर्ड, स्ट्रेस्ड आउट और डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम अनहैप्पी होते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मंकी को ट्रेन करना है। शॉर्ट में कहें तो मेडिटेशन का मेन गोल उस मंकी माइंड को क्वाइट करना है जो हमें फुली प्रेजेंट होने से रोकता है। मेडिटेशन की कई टेक्निक्स हैं। जैसा पास्कल ने सजेस्ट किया था, आप एक कमरे में अकेले साइलेंस में रह सकते हैं या मोनास्टिक मंक्स की हैबिट्स को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आप हाइकिंग पर भी जा सकते हैं। आप इसे वॉकिंग मेडिटेशन कह सकते हैं। जैसे प्रेयर ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन है, वैसे ही जर्नलिंग राइटिंग मेडिटेशन है। शावरिंग कभी कभी अनइंटेंशनल मेडिटेशन बन सकती है। जब तक ये आपके मंकी के नॉइज को म्यूट करने में आपकी हेल्प कर रही है, तब तक आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेसन 7, द सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज फिगरिंग आउट व्हाट मेक्स यू फील गुड एंड फॉर्मिंग हेल्थी रूटीन्स। हैप्पीनेस इज अ टैलेंट, नॉट एन इंट्रिंसिक ट्रेट। ये एक ऐसी चीज है जो आप करते करते सीखते हैं, जैसे डाइट, एक्सरसाइज या पैसे कमाना। और जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप बेहतर होते हैं। वेल, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट? लेकिन शुरू कहां से करें? सिंपल है, हर जगह से। ट्रायल एंड एरर स्किल प्रैक्टिस का की है। आपको यह डिसाइड करना होगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इसके लिए आपको काफी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मेन टेकअवे यह है कि पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना और जो चीजें आपको रिलैक्स करती हैं उन्हें सीखना हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। जब आप अपने माइंड को रेस करना बंद करते हैं और अपने आसपास चल रही चीजों पर कंसंट्रेट करते हैं, तब आपको हैप्पीनेस मिलेगी। ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कोई भी दो लोग एक ही तरीके से वहां नहीं पहुंचते। इस सिचुएशन में सबसे जरूरी चीज ये है कि आपके लिए क्या काम करता है। क्या विपस्साना मेडिटेशन काल्मनेस अचीव करने के लिए टैंट्रा मेडिटेशन से ज्यादा बेनिफिशियल है? क्या आपको सुबह के 10 मिनट या 10 दिन का रिट्रीट ज्यादा पसंद है? सीखने का सिर्फ एक तरीका है, दोनों को ट्राई करो। कुछ लोगों को योगा काम करता है, कुछ माउंटेन बाइकिंग या काइट सर्फिंग एंजॉय करते हैं। हो सकता है कि आप खाना बनाते समय ज़ेन महसूस करें। बिल्कुल नहीं, एक अलग अप्रोच ट्राई करें। कई तरीके हैं अपने गोल्स अचीव करने के, जैसे जर्नलिंग और टाई ची। ट्रायल एंड एरर सही तरह की थिंकिंग मांगता है। ये लाइकली है कि आप कॉन्सेप्ट से टकराएंगे जो आपके बिलीफ्स को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। ये एक्सेप्टेबल है जब तक आप अपनी इनेट स्केप्टिसिज्म को रिजिडली बिलीफ बेस्ड बनने नहीं देते। याद रखें कि अगर आप उनमें फेथ रखते हैं तो प्लेसिबोस इफेक्टिव हो सकते हैं। नेवल रैविकन से सीखें। उन्होंने कुछ समय पहले एकहार्ट टोले की किताब
द पावर ऑफ नाउ पढ़ी थी, जो प्रेजेंट मोमेंट में जीने के बारे में है। टोले एक बॉडी एनर्जी प्रैक्टिस ऑफर करते हैं जिसमें आप लेटते हैं और अपने बॉडी के चारों ओर एनर्जी के मूवमेंट को महसूस करते हैं। रविकांत का पहला विचार क्या था? एसहोल। फिर भी उन्होंने इसे ट्राई किया और वह बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। इस कहानी का लेसन ये है कि कुछ चीजें आपको बेनिफिशियल हो सकती हैं, भले ही वे साइंटिफिक प्रूफ के क्राइटेरिया पर खरी ना उतरे। यहां जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि अगर ये काम करती है तो इसे यूज करें और अगर नहीं तो कुछ और ढूंढें। यह हैप्पीनेस की कला को होनिंग का एक पहलू है। दूसरा है वर्चुअस बिहेवियर्स को फॉर्म करना। यह काफी सेंस बनाता है। उदाहरण के लिए अपने शुगर, कॉफी और अल्कोहल इंटेक को रिड्यूस करना आपके मूड को स्टेडी बनाए रखने में मदद करेगा। सोशल मीडिया से दूर रहना भी मदद करेगा। फिर कंसिस्टेंट एक्सरसाइज है जो आपके बॉडी और माइंड दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आप हैप्पीनेस की राह पर अच्छे से होंगे अगर आप अपने मंकी को काम कर सकें और पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप कर सकें। लास्ट रिकैप, द मेन टेक अवे फ्रॉम दिस बुक इज हैप्पीनेस और फाइनेंशियल सक्सेस दोनों ही टैलेंट्स हैं। फंडामेंटली ये दोनों ही वाइज चॉइसेस बनाने के बारे में है। आपको पुअर इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, चाहे वे पैसे के हों या समय के। इसके लिए गट फीलिंग की जरूरत होती है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ना कहें। याद रखें कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिससे इनॉर्मस रिटर्न्स मिलते हैं। ये रेपुटेशन और कैपिटल दोनों के लिए सही है। हैप्पीनेस दूसरी ओर स्लो डाउन करने और प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करने का परिणाम है। इसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? कॉन्टेम्पलेशन।